नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसी टॉप 50 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपकी वीडियो सेशन में तीसरी कड़ी के तौर पर हम तारे उसका जीवन चक्र जानेंगे, जहां पहली कड़ी के अंतर्गत हमने भूगोल और उसका विकास क्रम देखा और दूसरी कड़ी के रूप में हमने देखा कि आखिर ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। और आज हम इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि तारा क्या है और उसका जीवन चक्र किस प्रकार से चलता है। जीवन चक्र का तात्पर्य यह होगा कि उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु के मध्य कितनी विभिन्न अवस्थाएं होंगी, क्या उसका घटनाक्रम होगा, उसी को जानने का हम प्रयास इस आज के सेशन में, ये आज की इस कड़ी में करेंगे, तारे तथा उसका जीवन चक्र। चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत। जय हिंद दोस्तों। चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं तारे और उसका जीवन चक्र। और हर प्रकार की तरह आज भी हम पहले इसका चार्ट फ्लो करेंगे, एक फ्लो चार्ट के रूप में इसको प्रेजेंट करेंगे, तत्पश्चात हम इसका अध्यापन का कार्य करवाना शुरू करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए सबसे पहले जानेंगे चार्ट के माध्यम से तारा तथा तो सब तारा तथा उसका जीवन चक्र। स्टार क्या होता है और उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर तारा क्या है, तारे को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। और तारे को परिभाषित करने के उपरांत हम जानेंगे कि तारे का जीवन चक्र, तारे का जीवन चक्र कैसा होता है। क्लियर है? तो तारे के जीवन चक्र को समझने के लिए सबसे पहले तो जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है, जीवन चक्र का तात्पर्य क्या है, तारे का जीवन चक्र होता क्या है। क्योंकि जब मेंस में आपका क्वेश्चन होगा कि तारे के जीवन चक्र को स्पष्ट कीजिए या तारे के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, किसी भी रूप में अगर मेंस में क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले आपको भूमिका की आवश्यकता होगी और वही भूमिका को हम जानेंगे आखिर जीवन चक्र क्या होता है। तो भूमिका के तौर पर जब आंसर की शुरुआत कर देंगे, तब आप आसानी से उसको एलोबरेट करते हुए, लिखते हुए चले जाएंगे। फिर यहां पर हम देखेंगे उसके जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ये तारा क्या है। पहला पॉइंट, जैसे कि अगर आपने पूर्व की क्लासेस देखी होगी तो वहां पे मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि ब्रह्मांड में जितने भी हम पिंड देखते हैं वो सभी क्या है, खगोलीय पिंड। क्लियर है? तो ये भी क्या है, एक खगोलीय पिंड। तो जब तारे का डेफिनेशन देना है हमें, तो तारे को परिभाषित करना है, तो हम कहेंगे कि तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता हो। क्या होता है? स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होना चाहिए और वो क्या होता है, खगोलीय पिंड। तो ऐसा खगोलीय पिंड जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे तारा कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आप जान सकते हैं, जैसे कि हमारे सौरमंडल का तारा क्या है, हमारे सौरमंडल का तारा सूर्य है। और हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो हम पढ़ते हैं कि प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और दूसरा नजदीक का तारा अल्फा सेंचुरी। क्लियर है? तो दो तारे का आप जानना है सामान्य जानकारी के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पास अवस्थित तारा वो होता है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी कहा जाता है उसको, सेंटोरी। क्लियर है? और दूसरा तारा अगर देखें कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे नजदीक का तारा, तो उसे कहा जाता है अल्फा सेंचुरी, अल्फा सेंटोरी। क्लियर हुआ? यह बेसिक जानकारी को आपको याद होना चाहिए। वैसे हम सौरमंडल के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो फिर से हम चर्चा करेंगे हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा और दूसरा सबसे नजदीक का तारा। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैंने कहा कि हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, और दूसरा सबसे नजदीक का तारा अल्फा सेंचुरी। तो मुझे बताइए पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, आपका आंसर मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, या आप कुछ और जानते हैं तो बताइएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं अब आगे, हम जानेंगे कि तारे का जीवन चक्र क्या होता है।
तारे का जीवन चक्र। क्लियर है? तारे का जीवन चक्र क्या है? तो इस जीवन चक्र शब्द में ही छुपा हुआ है, क्योंकि जीवन चक्र का तात्पर्य होता है जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवस्थाएं। तो क्लियर हुआ? तो तारे के जन्म से तारे की मृत्यु की अवस्था, तारे की मृत्यु की अवस्था तक, ठीक है, तारे के जन्म से तारे की मृत्यु की अवस्था तक के घटनाक्रम को कहा जाएगा तारे का जीवन चक्र। तो ये शुरुआत कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग के लिए कि तारे का जीवन चक्र, जहां तारे के जन्म से लेकर तारे के मृत्यु के मध्य की अवस्था के घटनाक्रम को देखा जाता है, उसे तारे का जीवन चक्र कहा जाता है। अब यही तारे का जीवन चक्र हम जानेंगे आगे कि यही तारे का जीवन चक्र हमें विभिन्न अवस्थाओं में देखने को मिलता है। तारे का जीवन चक्र, इस जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं होती है, विभिन्न अवस्थाएं। जब विभिन्न अवस्था की बात करते हैं तो ये 4 प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरती है। मेनली आपको ये नहीं याद रखना है, पीटी में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं बनता है कि कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है, तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। ये तो ये आंसर फॉर्मेटिंग के रूप में आपको ये याद होना चाहिए कि हमें 4 अवस्थाओं से गुजरना है, तो आपका एक सीक्वेंस में आंसर फॉर्मेटिंग होगा। क्लियर है? तो विभिन्न 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जहां सबसे पहले हम देखेंगे तारे के निर्माण की पूर्वावस्था। क्लियर हुआ दोस्तों? तारे के निर्माण की पूर्वावस्था, और इसी के बाद हम जानेंगे जिसे हम कहेंगे बाल्यावस्था। और इस बाल्यावस्था में 2 अवस्था देखने को मिलेगी, एक कहेंगे हम भ्रूणावस्था, और दूसरे अवस्था के रूप में हम देखेंगे जिसे कहा जाएगा प्रारंभिक अवस्था। क्लियर है दोस्तों? फिर उसी के बाद हम देखेंगे तीसरी अवस्था के रूप में जिसे कहा जाएगा युवावस्था, और अंतिम अवस्था के रूप में देखेंगे जिसे कहा जाएगा वृद्धावस्था, और इसी वृद्धावस्था में हम देखेंगे मृत्यु की अवस्था। क्लियर है दोस्तों? तो तारे का जीवन चक्र विभिन्न अवस्था में जो होकर गुजरता है, उसमें पहली अवस्था होगी आपके तारे के निर्माण की पूर्वावस्था, फिर देखेंगे बाल्यावस्था जहां पर भ्रूणावस्था और प्रारंभिक अवस्था की बात करेंगे, फिर जानेंगे युवावस्था क्या होता है, फिर अंत में देखेंगे वृद्धावस्था या मृत्यु की अवस्था में तारा किस रूप में सामने आता है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए इन सभी रूपरेखाओं को हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि तारे के निर्माण की पूर्वावस्था में क्या होता है, पर लेकिन हम एक चार्ट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। चार्ट विद डायग्राम दोनों के माध्यम से तारे के जीवन चक्र को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों आइएगा तारे के जीवन चक्र को समझते हैं। तारे के जीवन चक्र को समझने के लिए हमें जानना होगा सबसे पहले ब्रह्मांड या अंतरिक्ष। ब्रह्मांड या अंतरिक्ष में असंख्य हाइड्रोजन गैस के बादलों का समूह, हाइड्रोजन गैस के बादलों का समूह, यह हाइड्रोजन गैस के बादलों का समूह है जिसे कहा जाता है स्टेलर नेबुला। क्लियर है दोस्तों? ब्रह्मांड या अंतरिक्ष में असंख्य हाइड्रोजन गैस के समूह है जिसे कहा जाता है स्टेलर नेबुला, और यही होती है आपकी तारे के निर्माण की पूर्वावस्था।
क्लियर है दोस्तों। तारे के निर्माण की पूर्वावस्था जिसमें हाइड्रोजन गैस के बादलों का समूह होता है, सबसे पहले इसी का निर्माण होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तारे का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पे तारे का निर्माण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे कि हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में भी निहारिका का प्रयोग किया था उसी निहारिका को नेबुला कहा था। बस तारे के निर्माण के लिए हम स्टेलर नेबुला जिस शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो स्टेलर नेबुला जो कि तारे के निर्माण की पूर्वावस्था को सूचित करता है, जहां पर हाइड्रोजन गैस के बादलों का समूह निर्मित होता है, और यह पाया कहां जाता है, आपके अंतरिक्ष या ब्रह्मांड में मौजूद होता है। क्लियर है दोस्तों। जब यही हाइड्रोजन गैस के जो बादल हैं, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि के फलस्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होगी, तो प्रारंभ होगा आपका संकुचन। संकुचन प्रारंभ होने से यह एक नवीन तारे के रूप में, यह तारे की निर्माण की अवस्था प्रारंभ होने से पहले यह सबसे पहले पहुंचता है आपका भ्रूणावस्था तारा। इसे क्या कहा जाता है, भ्रूण तारा, या इसी अवस्था को कहा जाता है भ्रूणावस्था। अच्छा, भ्रूण तारे का निर्माण कैसे हुआ है? स्टेलर नेबुला में गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि के फलस्वरूप संकुचन की प्रक्रिया से भ्रूण तारे का निर्माण होता है। क्लियर है दोस्तों, जिसे भ्रूणावस्था कहा जाता है। इसी भ्रूणावस्था के बाद, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अभी जारी है, कण पास पास आ रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक हो जाने के बाद, गुरुत्वाकर्षण बल अभी भी जारी है, क्लियर है, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी लग रहा है, तो उसके कारण संकुचन के बाद यह अत्यधिक क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। और अत्यधिक सघन होने के पश्चात यही भ्रूण तारा परिवर्तित हो जाएगा आपके आदि तारे में। आदि तारा जो कि तारे के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। तारे के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था। क्लियर है दोस्तों। एक बार फिर से देखिएगा, हाइड्रोजन गैस के बादलों का जो समूह है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, संकुचन प्रारंभ होता है, भ्रूण तारे का निर्माण हो जाता है, जिसे भ्रूणावस्था कहा जाता है, तारे की भ्रूणावस्था। इसी भ्रूण तारे में जब ग्रेविटेशनल फोर्स और बढ़ता है और तारा सघन हो जाता है, जिससे आपके आदि तारे का निर्माण होता है। और यही आदि तारा आपके निर्माण की, तारे के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द कोट है यहाँ पर, आदि। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है कि प्रारंभ, शुरुआत। तो तारे के निर्माण की शुरुआत कहां से हो रही है? आदि तारे से। और ये आदि तारे का निर्माण, इस आदि तारे का निर्माण किस प्रोसेस से हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि हो रही है और ये सघन हो जा रहा है। जब भ्रूण तारा सघन हो जाता है तो परिवर्तित हो जाता है आदि तारे में। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसी आदि तारे में एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जैसे ही प्रारंभ होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण इसमें क्या होता है आप जानते होंगे, पहले भी बताया जा चुका है। हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिक के एक हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं और अपार मात्रा में क्या होती है? आपकी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हुआ? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के दो नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है या उत्सर्जित होती है, जिससे यही लाल दानव जो आपका आदि तारा है, ये आदि तारा पूरी तरह से गर्म हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका लाल दानव तारा। लाल दानव तारा। क्लियर है दोस्तों। तो लाल दानव तारे का निर्माण कैसे हो रहा है? आदि तारे में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप लाल दानव तारे का निर्माण हो रहा है और यही लाल दानव तारा पूर्ण तारे के नाम से जाना जाता है। पूर्ण तारा। क्लियर है। पूर्ण तारा जब बन जाता है तो इसी को कहा जाता है तारे की युवावस्था। तारे के निर्माण की युवावस्था। तो तारे के निर्माण की युवावस्था में किस तारे का निर्माण होता है? लाल दानव तारे का निर्माण होता है। तारे की भ्रूणावस्था में किस तारे का निर्माण होता है? भ्रूण तारे का निर्माण होता है। तारे के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में किस तारे का निर्माण होता है? तो वहां पे मिलेगा आपको आदि तारे का निर्माण। और तारे के निर्माण की पूर्वावस्था में क्या होता है? तो आपको मिलेगा स्टेलर नेबुला। क्लियर है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये लाल दानव तारा जब निर्मित हो चुका है और हम पहुंच कहां चुके हैं? युवावस्था में। अब इस तारे का फ्यूचर
इस तारे का भविष्य किस बात पर निर्भर करता है, इसके लिए चंद्रशेखर भाई साहब आएंगे, एक वैज्ञानिक है, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, जिन्होंने एक टाइमलाइन बताया है कि लाल दानव तारे का फ्यूचर कैसा होगा। ये लाल दानव तारे का फ्यूचर इस स्वयं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो कि हमें 3 विभिन्न रूपों में लाल दानव तारे की अवस्थाएं दिखाई देगी, जो इसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। और यही द्रव्यमान के बारे में किसने बतलाया? ये चंद्रशेखर ने बतलाया, इसीलिए उसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, जिसका मान होता है 1.44 सौर द्रव्यमान से यदि अधिक या कम इसका द्रव्यमान होगा तो विभिन्न घटनाक्रम हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि आखिर लाल दानव तारे का भविष्य किस आधार पर निर्धारित होगा, और जब निर्धारित होगा तो किस रूप के हमें तारे मिलेंगे, और इसी के साथ हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, और जब अंततः हम देखेंगे तारे की मृत्यु की अवस्था में किस रूप के तारे हमारे सामने होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लाल दानव तारे तक पहुंच चुके हैं। अब लाल दानव तारे के बाद अगली प्रोसेस क्या होती है उसी को समझते हैं। लाल दानव तारा, जब ये लाल दानव तारे, इसका भविष्य, लाल दानव तारे का भविष्य इसी के द्रव्यमान पर, इसी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर है? लाल दानव तारे का भविष्य कैसा होगा यह इसी स्वयं के द्रव्यमान पर निर्धारित करता है, और इस द्रव्यमान के बारे में किसने बतलाया? चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर ने बतलाया, इसलिए उस सीमा को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, और जिसका मान होता है 1.44 मास ऑफ सन, या सौर द्रव्यमान। क्लियर हुआ? सौर द्रव्यमान। क्लियर है? 1.44 मास ऑफ सन या सौर द्रव्यमान के बराबर अगर उसका द्रव्यमान होगा तो उसी सीमा रेखा को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। यदि चंद्रशेखर सीमा से अधिक मान हुआ किसका? लाल दानव तारे का, तो क्या होगा देखिएगा। यदि लाल दानव तारे का मास, क्लियर है, द्रव्यमान कितना, चंद्रशेखर सीमा से कम या उसके बराबर, तो हम कहेंगे 1.44 मास ऑफ सन से के बराबर या उससे कम। क्लियर है? इस एरो का मतलब समझिएगा। 1.44 मास ऑफ सन ये अधिकतम मान हो सकता है तो लाल दानव तारे का, या फिर उसके बराबर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे रूप में हम कैसे कह सकते हैं? यदि लाल दानव तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होने की स्थिति में यह परिवर्तित होता है श्वेत वामन तारा। क्लियर हुआ? अब ये श्वेत वामन तारा तो बन जाता है, आखिर ये बनता है तो इसको श्वेत क्यों नाम दिया है उसके बारे में जानेंगे। यहां पर होता क्या है कि जब नाभिक संलयन अभिक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि जब तारा निर्मित हो जाता है तभी ये नाभिक संलयन अभिक्रिया प्रारंभ होती है। तो नाभिक संलयन अभिक्रिया जो कि आपके आधी तारे में प्रोसेस शुरू हो जाता है, तभी जाकर आपका लाल दानव तारा बनता है। तो नाभिक संलयन अभिक्रिया जारी है, पर जैसे ही नाभिकीय अभिक्रिया जारी रहेगी और ये हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, तो जब ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? समाप्त। जब ये हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो हीलियम शेष बच जाएगा, और हीलियम जब शेष बच जाता है तो इसका कलर रंग कैसा होता है? सफेद। सफेद रंग होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है श्वेत वामन तारे का निर्माण। क्लियर हुआ? जो कि इसकी मृत्यु की अवस्था की ओर या वृद्धावस्था की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो क्या कहा हमने? लाल दानव तारे में नाभिक संलयन अभिक्रिया हो रही है और उस लाल दानव तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर या उससे कम होने पर लाल दानव तारा श्वेत वामन तारे में परिवर्तित हो जाता है, और इस दौरान हाइड्रोजन पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, शेष हीलियम बच जाता है। तो इसी हीलियम का कलर सफेद होता है, इसलिए इस तारे को श्वेत वामन तारा कहा जाता है। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, यही श्वेत वामन तारा जब यह हीलियम कार्बन में परिवर्तित होती है, यही हीलियम किसमें परिवर्तित होगी? आपकी कार्बन में। तो ये श्वेत वामन तारा किसमें बदल जाएगा? जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा, या इसी को कहा जाता है काला वामन या काला तारा।
क्लियर है? जीवाश्म तारा या काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 मार्कर में कि जीवाश्म तारा क्या है, जीवाश्म तारा के बारे में बतलाना है, तो क्या कहेंगे हम? जब श्वेत वामन तारे का निर्माण हो चुका होता है तब उस श्वेत वामन तारे में जब हीलियम कार्बन में परिवर्तित होना प्रारंभ होती है तो आपका निर्मित हो जाता है जीवाश्म तारा। तो काफी सीमित शब्दों में आपको आंसर देना है। अब चाहे तो आप यहां से भी उठाकर लिख सकते हैं इसका आंसर कि लाल दानव तारे का द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान के कम या बराबर होने पर श्वेत वामन तारे की प्राप्ति होगी। जब श्वेत वामन तारे में हीलियम कार्बन में परिवर्तित होना शुरू होगा तो हमें काला वामन या जीवाश्म तारे के रूप में एक तारे की प्राप्ति होगी। और यही इसकी कौन सी अवस्था है? मृत्यु अवस्था। मृत्यु अवस्था जो कि वृद्धावस्था के बाद शुरू हो जाती है। क्लियर हुआ? अब आगे हम चर्चा करेंगे, यदि यही द्रव्यमान किसका, लाल दानव तारे का द्रव्यमान 1.44 1.44 मास ऑफ सन से अधिक, क्लियर है, अधिक होगा। तो अधिक होने की 2 कंडीशन है यहां पर। अधिक होना 1.44 मास ऑफ सन से 3 मास ऑफ सन। 1.44 सौर द्रव्यमान से 3 सौर द्रव्यमान के मध्य यदि लाल दानव तारे का क्या होगा, द्रव्यमान। क्लियर है? जब यही द्रव्यमान 1.44 सौर द्रव्यमान से 3 सौर द्रव्यमान के मध्य होगा तब यहां पर हमें प्राप्त होगा न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा। क्लियर हुआ? लेकिन वही बात करें, यदि यही द्रव्यमान 3 सौर द्रव्यमान से अधिक हो जाता है, 3 सौर द्रव्यमान से उसी लाल दानव तारे का द्रव्यमान यदि अधिक दिखाई देता है तो वह हमें आगे किस प्रोसेस के तहत किस में बदलाव होगा, वह बदल जाएगा आपका ब्लैक होल, जिसे आप कहेंगे ब्लैक होल। ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन तारा, ये क्या उसकी कौन सी अवस्था दिखला रहा है? यह अवस्था दिखला रहा है उसकी, एक सेकेंड यहाँ पे रफ हो गया, इसको क्लियर कर देते हैं। तो श्वेत वामन तारा, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, ये इसकी वृद्धावस्था को सूचित करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? ये इनकी वृद्धावस्था को सूचित कर रहे हैं। इसका मतलब लाल दानव तारे की मृत्यु की कोई एक अवस्था नहीं है। मृत्यु की अवस्था 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहला चरण जब सौर द्रव्यमान के बराबर किसके, 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर या कम, 1.44 सौर द्रव्यमान से 3 सौर द्रव्यमान के मध्य और 3 सौर द्रव्यमान से अधिक होने की स्थिति में 3 रूपों में इसकी वृद्धावस्था दिखाई देती है, जो कि हमें श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल के रूप में दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन तारे के बारे में। क्लियर है? न्यूट्रॉन तारे के बारे में क्या प्रमुख बातें हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके लिए अगली स्लाइड ओपन करेंगे, देखिएगा। बाकी आप इसको देखना चाहें एक बार अच्छे से देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूट्रॉन तारे के रूप में। न्यूट्रॉन तारा, अब इस न्यूट्रॉन तारे में क्या हो रही थी आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्लियर दोस्तों? न्यूट्रॉन तारे में क्या हो रही है आपकी नाभिक संलयन अभिक्रिया। लेकिन जब ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, इसका मतलब अब जो ये हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा था, अब ये क्या होगा, यह समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो ये न्यूट्रॉन तारा है, इसके आसपास की जो सतह होती है, इसमें कलर चेंज करते थोड़ा, आपको समझ में आएगा। ये आसपास की सतह जो है कि शीतलित होना शुरू हो जाएगी, मतलब ठंडी होना, इसे कहेंगे हम शीतलन। शीतलन की प्रक्रिया से जब यह ठंडी हो जाएगी तो इसमें क्या प्रारंभ होगा, संकुचन। क्या प्रारंभ होगा, संकुचन। क्लियर हुआ? अब संकुचन प्रारंभ होने के बाद यह सिकुड़ेगा, काफी छोटा हो जाएगा। छोटे होने के बाद एक छोटे से कण के रूप में आ जाएगा और इसमें एक होगा विस्फोट, और विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट। क्लियर हुआ?
जब न्यूट्रॉन तारे में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होना बंद हो जाता है, तो वैसी स्थिति में इसकी बाहरी सतह जो होती है, बाहरी सतह शीतलन होना प्रारंभ होगी। शीतलन की प्रक्रिया में इस तारे का संकुचन होगा। संकुचन के बाद इसमें एक विस्फोट होगा जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाएगा। और इसी सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो शेष भाग बचता है तारे का, न्यूट्रॉन तारे का शेष भाग बचता है, किसका? न्यूट्रॉन तारे का शेष भाग। क्लियर है? यही शेष भाग बचता है, तो यह शेष भाग काफी तीव्र गति से घूर्णन गति करता है, तेज गति से घूर्णन। और जब तेज गति से घूर्णन करता है तो इसी न्यूट्रॉन तारे को कहा जाता है पल्सर तारा। क्लियर हुआ? पल्सर तारा किसे कहा जाता है? यह पल्सर तारे का निर्माण किसके उपरांत होता है? तो न्यूट्रॉन तारे के उपरांत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब न्यूट्रॉन तारे में एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, उस विस्फोट के बाद एक अंश मात्र बचता है न्यूट्रॉन तारे का। वही अंश मात्र जब तेज गति से घूर्णन गति करता है तो उसी को पल्सर तारा कहा जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो पल्सर तारे का निर्माण कैसे हुआ है आप बतला सकते हैं। वहीं आपसे पूछा जाए कि सुपरनोवा विस्फोट क्यों हो रहा है, तो सुपरनोवा विस्फोट होने के पीछे क्या कारण हो जाएगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की समाप्ति, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की समाप्ति, उसके कारण शीतलन की प्रक्रिया, शीतलन से संकुचन होगा, संकुचन से काफी डेंस हो जाएगा, डेंस होने के बाद एक विस्फोट होगा, विस्फोट के उपरांत न्यूट्रॉन तारे के अवशेष के रूप में हमें पल्सर तारे के रूप में गुणन गति से, तेज गति से करता हुआ एक तारा प्राप्त होगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये क्या हो गया आपका पल्सर तारा। और यही पल्सर तारा कहां पहुंच जाता है? ये पल्सर तारा आपका पहुंच जाता है बल्ज में। बल्ज, अब ये बल्ज क्या होता है? मुझे जहां तक लगता है आपको बल्ज के बारे में चर्चा नहीं की है, तो अगली साइड में मैं एक शॉर्टली आकाशगंगा के बारे में चर्चा करूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में जाते समय आपसे कहा था कि आकाशगंगा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन आकाशगंगा में हम यही जानेंगे कि बल्ज, उसकी संरचना कैसी होती है, ताकि आपको बल्ज का पता चले। और ये तारे के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो रही है, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ मिलेगी? आकाशगंगा में। तो एक छोटी सी चर्चा के रूप में हम आकाशगंगा को जान लेते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, उसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये था आपका तारे का जीवन चक्र। एक बार उस स्लाइड में आप देख लीजिएगा तारे का जीवन चक्र। पहले तारा क्या होता है वो जाना है हमने। तारे के बारे में जानने के उपरांत हमने उसका विकास क्रम को एक चार्ट के माध्यम से समझा। उसी के उपरांत हमने देखा कि तारे आखिर ये इसका जीवन चक्र का क्या मतलब होता है, उस मतलब को समझा। उसके जन्म से मृत्यु की मध्य की घटनाक्रम जो होती है, जो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है, तो उन विभिन्न अवस्थाओं की हमने चर्चा की है। अब निर्माण की अवस्था, पूर्वावस्था जिसमें स्टेलर नेबुला बनता है आपका, भ्रूणावस्था में भ्रूण तारा बनता है, प्रारंभिक अवस्था में आदि तारा बनता है, युवावस्था में पूर्ण तारा या लाल दानव तारे का निर्माण होता है, जबकि वृद्धावस्था में आपको 3 प्रकार के तारे देखने को मिलते हैं, श्वेत वामन तारा, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल के रूप में। तो वहीं आपका श्वेत वामन तारा किस में परिवर्तित हो जाता है? जीवाश्म तारे में। न्यूट्रॉन तारा पल्सर तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से तारे के जीवन चक्र की समाप्ति हो जाती है, अर्थात मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाता है। और ये मृत्यु की अवस्था समाप्त कहाँ होती है? ये आकाशगंगा के केंद्रीय भाग बल्ज में। अब हम बल्ज समझ लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? आकाश गंगा की संरचना। और कौन सी आकाशगंगा की संरचना? हमारी आकाशगंगा, जिसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला। वैसे आकाशगंगा की संरचना 3 प्रकार की होती है, आप जानते होंगे। एक होती है आपकी अनियमित आकार, अनियमित आकार। एक होता है आपका वृत्ताकार, और दूसरा होता है आपका दीर्घ वृत्ताकार। और इसे दीर्घ वृत्ताकार को कहा जाता है सर्पिलाकार। क्लियर है? और हमारी दुग्ध मेखला कैसी होती है? दीर्घ वृत्ताकार या सर्पिलाकार, जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे। और एक और दूसरी संरचना इसकी बनती है, 2 प्रकार का डायग्राम आप देख सकते हैं। क्लियर है? इसका होता है आपका केंद्रीय भाग, यह होता है आपका केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग, यहां पर आपको केंद्रीय भाग दिख रहा है, यहां पे केंद्रीय भाग। इसी केंद्रीय भाग को बल्ज के नाम से जाना जाता है। बल्ज, आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है। इसके बाद जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ये आपकी फर्स्ट भुजा,
ये आपकी सेकंड भुजा, ये आपकी थर्ड भुजा। आकाशगंगा की संरचना की बात करें तो इसमें 3 भुजाएं दिखाई देती हैं, जहां पहली भुजा के रूप में केंद्रीय भाग होता है, पहली भुजा के रूप में केंद्रीय भाग होता है जिसे बल्ज कहा जाता है। और इसी केंद्रीय भुजा के चारों ओर आप बात करें, इसी केंद्रीय भुजा के चारों ओर ये वाला भाग, इसे कहा जाता है, हम यहां पर लिखेंगे जिसमें आप सेकंड पार्ट देखेंगे, इसे कहा जाता है क्वासर। ये की दूसरी भुजा होती है। क्लियर हुआ? क्वासर जो कि आकाशगंगा की कौन सी तीसरी भुजा होती है, और इसी तीसरी भुजा में हमारा सौरमंडल पाया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? इसी भुजा में जो क्वासर होता है, यहीं पर हमारा सौरमंडल विद्यमान है। क्लियर है? तो हम आकाशगंगा, हमारी दुग्ध मेखला जो आकाशगंगा है, उसकी कौन सी भुजा में? दूसरी भुजा में, जो किस नाम से जानी जाती है? क्वासर। और सबसे जो तीसरी भुजा होती है, इसी तीसरी भुजा को कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट जो इसकी सबसे चारों ओर की अवस्था होती है, इसी पूरी अवस्था को, ये भारी अवस्था, इसी को कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। क्लियर हुआ? या तो आप तीसरी भुजा को क्यूपर बेल्ट कहिए, या फिर आप सबसे भारी भाग जो होता है आकाशगंगा की संरचना का सबसे भारी भाग, उसी को क्यूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक विशेष बात जानना है हमें कि जो क्यूपर बेल्ट होता है आपका, इसी क्यूपर बेल्ट में नवीन तारों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो ये आपका क्यूपर बेल्ट होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? नवीन तारों का निर्माण। क्लियर है? तो नवीन तारों का निर्माण आकाशगंगा की किस भुजा में होता है? तीसरी भुजा में। उस भुजा का क्या नाम है? क्यूपर बेल्ट। और यह हमारे आकाशगंगा के चारों ओर भाग में पाया जाता है, जहां पर नवीन तारों की उत्पत्ति या नवीन तारों का निर्माण होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? अब ये जब नवीन तारा बन जाता है, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे एक नवीन तारे का निर्माण हुआ। क्लियर है दोस्तों? अब ये नवीन तारा जब निर्मित हो जाता है, यहाँ पे निर्माण, तो अब यह यहां से यहां पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, तो यह आकर्षित होता है किस ओर? बल्ज की ओर। नवीन तारे का निर्माण जब हो जाता है तो यह आकर्षित किस ओर होगा? आपके केंद्र की ओर, बल्ज की ओर, और यहीं जाकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो निर्माण हो रहा है इसका क्यूपर बेल्ट में, जब जाकर ये आपकी बल्ज की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यहां पर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तारों का संकेंद्रण, तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे पाया जाता है? बल्ज में। क्लियर हुआ दोस्तों? फिर बात करें हम क्वासर क्या होता है। ये क्वासर में ब्लैक होल की घटनाएं घटित होती है। इस क्वासर में ब्लैक होल, और आपने पढ़ा है कि तारे की मृत्यु की अवस्था में ब्लैक होल के बारे में, जब उसका सौर द्रव्यमान कितना होगा? 1.44 तो नहीं, 3 सौर द्रव्यमान से अधिक होगा, तो वही ब्लैक होल बनेगा आपका। तो ब्लैक होल की घटना कहाँ पे घटित होती है? क्वासर में। तो अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई होगी। क्वासर में क्या होता है? हमारा सौरमंडल पाया जाता है, ब्लैक होल की घटना घटित होती है। बल्ज क्या होता है? जहाँ पे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसके कारण जब नवीन तारा निर्मित होकर इस ओर बढ़ता है, तो वहां पे तारों का संकेंद्रण अधिक पाया जाता है। जबकि बात करेंगे क्यूपर बेल्ट का, तो नवीन तारों का निर्माण होता है, जो कि तीसरी भुजा में होता है। ये एक सामान्य जानकारी थी आकाशगंगा को लेकर, इतना ही आपको जानना है। और इसकी संरचना 3 प्रकार के हमें देखने को मिलती है। अनियमित कक्षा होती है, वृत्ताकार होती है, दीर्घ वृत्ताकार, जिसे सर्पिलाकार कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और फिर कल एक नए टॉपिक के रूप में आपके सामने आएंगे, जिसमें हम पृथ्वी तथा उसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जो कि मेंस के दृष्टिकोण से, मेंस की परीक्षा के लिए, चाहे वह आपका यूपीएससी हो या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा, मुख्य परीक्षा हो, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसके अंतर्गत हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, जिसमें होगा आपका पृथ्वी तथा उसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों? जहां पे हम पृथ्वी की सामान्य जानकारी भी जानेंगे, पृथ्वी की क्या बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है वो जानेंगे, और साथ में हम जानेंगे कि आखिर इसकी उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी विभिन्न अवधारणाएं सामने आई है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।